भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसे अरब देशों का एक गठबंधन चाहता है कि भारत उनके साथ खड़ा हो और उनके तैयार किए गए प्रस्ताव को समर्थन दे। ये कोई साधारण अपील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी रणनीति छिपी हुई है। दरअसल इन अरब देशों ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक कड़ा मसौदा तैयार किया है, जिसका मकसद है ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग करना। पिछली बार भी इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और मामला कमजोर पड़ गया। यही कारण है कि इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा तैयारी के साथ एक मजबूत प्लान बनाया है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम पूरी स्थिति को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। इस नए प्रस्ताव में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन सभी का एक ही उद्देश्य है ईरान की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को कमजोर करना। इस पूरी योजना के तहत ईरान को ब्लैकलिस्ट करने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा मतलब है उसकी करेंसी पर दबाव डालना, उसके तेल व्यापार को सीमित करना और उसके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर कड़ी पाबंदियां लगाना। अगर ऐसा होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या केवल अरब देश मिलकर ईरान को पूरी तरह अलग थलग कर सकते हैं? जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि ईरान का असली आर्थिक और रणनीतिक नेटवर्क एशियाई देशों के साथ ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि अब सबकी नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ एशिया में बल्कि वैश्विक राजनीति में संतुलन बनाने के लिए जाना जाता है। अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो कई अन्य देश भी उसी दिशा में बढ़ सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली दबाव। अरब देश चाहते हैं कि भारत इस बार न्यूट्रल न रहे बल्कि खुलकर उनका साथ दे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का एक फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत इतना अहम क्यों बन गया है और क्यों उस पर इतना दबाव डाला जा रहा है? इसका जवाब छिपा है ईरान के उन 3 बड़े सहारों में जिन पर उसकी पूरी रणनीति टिकी हुई है। सबसे पहले बात करें चीन की। चीन आज ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आंकड़े बताते हैं कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 70 से 80% हिस्सा अकेला चीन खरीदता है। यानी अगर चीन पीछे हटता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। दूसरी तरफ रूस है, जिसे ईरान का प्रमुख रक्षा और रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। मिसाइल तकनीक से लेकर ड्रोन क्षमता तक ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करने में रूस की बड़ी भूमिका रही है। यही वजह है कि आज ईरान मिडिल ईस्ट में एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। अब तीसरी और सबसे अहम कड़ी है भारत। भारत और ईरान के बीच व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक रिश्ते लंबे समय से गहरे रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है और चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश भी कर चुका है, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। कुछ साल पहले तक भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 10% ईरान से पूरा करता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई, लेकिन भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ईरान से पूरी दूरी कभी नहीं बनाई। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संतुलित नीति कई बार ईरान के लिए राहत बनती रही है। अब अगर भारत इस नए प्रस्ताव का समर्थन कर देता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान के 3 बड़े सपोर्ट सिस्टम में से एक कमजोर हो जाएगा, और यही अरब देशों के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि चीन और रूस को मनाना आसान नहीं है, लेकिन भारत को कूटनीति के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ज्यादातर देशों को पहले ही साथ जोड़ा जा चुका है। अब कोशिश है कि एशिया और यूरोप के गैर मुस्लिम देश भी इस प्रस्ताव का समर्थन करें ताकि ईरान पर वैश्विक दबाव बनाया जा सके। इसी कड़ी में दोहा में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है और खास तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया गया है। कतर के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दिया है कि अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो अरब देशों की रणनीति को बड़ी मजबूती मिलेगी, लेकिन अगर भारत इनकार करता है तो रिश्तों पर असर पड़ सकता है। यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो जाती है। और अब स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका हर फैसला वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है, जहां हर एक फैसला उसके लंबे समय के हितों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी रही है।
यानी किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़े होने से बचना। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक अहम कनेक्शन है, खास तौर पर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के लिहाज से। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बनाता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करने का एक बड़ा रास्ता देता है। ऐसे में ईरान से दूरी बनाना भारत के अपने रणनीतिक हितों को कमजोर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और बाकी खाड़ी देश भारत के लिए ऊर्जा, निवेश और प्रवासी भारतीयों के नजरिए से बेहद अहम है। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार बनती है। अब अगर भारत अरब देशों के इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो उसे खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों में और मजबूती मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही ईरान के साथ उसके संबंध कमजोर पड़ने का खतरा भी रहेगा। वहीं अगर भारत इस प्रस्ताव से दूरी बनाए रखता है तो वो अपनी पारंपरिक न्यूट्रल नीति को कायम रख सकता है, लेकिन इसके बदले उसे अरब देशों की नाराजगी का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। यही वो संतुलन है जिसे भारत वर्षों से साधता आया है, चाहे मामला रूस यूक्रेन युद्ध का रहा हो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का। भारत ने हमेशा शांति और संवाद को प्राथमिकता दी है, न कि किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन किया है। अब अगर उन देशों की बात करें जो भारत पर इस प्रस्ताव को मानने का दबाव बना रहे हैं, तो उनमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक और मिस्र जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सभी देश भारत के प्रमुख आर्थिक साझेदार भी हैं। भारत का यूएई के साथ व्यापार लगभग 80 से 85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि सऊदी अरब के साथ ये आंकड़ा करीब 50 अरब डॉलर के आसपास रहता है। वहीं कतर और ओमान से भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों में करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है। अब अगर उन देशों की बात करें जिनके खिलाफ ये पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम ईरान का है और इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस भी जुड़े हुए हैं। भारत और ईरान के बीच भले ही आज व्यापार घटकर 2 से 3 अरब डॉलर के आसपास रह गया हो, लेकिन एक समय ये 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, खास तौर पर तेल आयात की वजह से। और आज भी चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार बना हुआ है, जो इस पूरे समीकरण को और ज्यादा जटिल बना देता है। और रूस को ईरान का एक मजबूत रणनीतिक साझेदार माना जाता है। ऐसे में अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एशियाई समीकरण पर देखने को मिल सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत पर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा हो। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत पर तेल आयात रोकने का जबरदस्त दबाव डाला गया था और अंततः भारत को ईरान से तेल खरीद में कटौती करनी पड़ी थी। इसी तरह 2012 में भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को ईरान के साथ अपने बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम में बदलाव करने पड़े थे। यानी इतिहास साफ बताता है कि जब भी ईरान का मुद्दा सामने आता है, बड़ी ताकतें और क्षेत्रीय देश मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है। फिलहाल दोहा में होने वाली यह अहम बैठक भारत के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ लिया गया फैसला सिर्फ एक प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले समय में भारत अपनी कूटनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।